हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर फिर एक बार सैटेलाइट तस्वीरों में पकड़ी गई चीन की बहुत बड़ी चालबाजी। जी हां दोस्तों, बताएंगे क्या है बड़ी खबर। और इसी बीच दोस्तों आपको बताएंगे जहां जम्मू से ज्यादा पंजाब पर फोकस कर रहा है पाकिस्तान। जी हां दोस्तों, बताएंगे ड्रोन घुसपैठ को लेकर दोस्तों क्या है सबसे बड़ी खबर। और इसी बीच आपको बताएंगे जहां पाकिस्तान में बाढ़ से मची तबाही पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था ट्वीट। अब शहबाज शरीफ ने दिया दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी को ये जवाब। बताएंगे दोस्तों क्या है बड़ी खबर। साथ ही दोस्तों आपको बताएंगे जहां पर रशिया में भारत के सैन्य अभ्यास से परेशान है अमेरिका, इशारों में कह रहा है ये बात। जी हां दोस्तों, एक एक खबर आपको बताने वाले हैं। और दोस्तों गडकरी जी के इस फैसले से करोड़ों लोगों का दिल खुशी से गदगद हो उठा है। दोस्तों बताएंगे क्या है बड़ी खबर, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह दोस्तों अगर आप भी अपने भारत देश को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं दोस्तों, और मानते कि आने वाले कुछ सालों में अपना देश नंबर 1 देश बन जाएगा, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहाँ सैटेलाइट तस्वीरों में पकड़ी गई चीन की चालबाजी। पेंगोंग झील के पास सड़क और पुल बना रहा है ड्रैगन। जी हाँ दोस्तों, लद्दाख में पेंगोंग झील से चीन की एक चालाकी सामने आई है, जहां चीन एक अवैध निर्माण कर रहा था, जिसकी सैटेलाइट से तस्वीरें सामने आई है। सैटेलाइट की इन तस्वीरों से ये भी पता चला है कि चीन एलएसी के पास नई सड़कें, पुल और टावर्स बना रहा है। दोस्तों ज्यादातर निर्माण कार्य उस इलाके में चल रहा है जहां चीन ने काफी साल पहले अवैध रूप से कब्जा कर लिया था। इन फोटोज में सड़कें बनने के तस्वीरें साफ दिखाई दे रही है दोस्तों, और पुल का भी हिस्सा भी दिखाई दे रहा है। ये निर्माण झील के दक्षिणी किनारे को रूटोग में उत्तरी किनारे से जोड़ेगा, जहां चीनी सेना तैनात रहती है। जी हां दोस्तों, एक अनुमान के मुताबिक इस पुल की वजह से चीनी सेना को काफी मदद होने वाली है। दोस्तों मान लीजिए चीन को झील के उत्तर में मौजूद खुरनक फोर्ट से दक्षिण में मौजूद उस जगह पहुंचना है जहां 2020 में गतिरोध हुआ था, तो पहले इसमें 12 घंटे का समय लगता था, लेकिन दोस्तों इस पुल की वजह से अब सिर्फ 4 घंटे में चीनी सेना पहुंच सकती है। जी हाँ दोस्तों, अब आप समझ ही पा रहे होंगे कि चीन कितना बड़ा और सफल निर्माणाधीन कर रहा है दोस्तों एलएसी बॉर्डर के पास में। ऐसे में दोस्तों भारत के लिए बड़े ही खतरनाक खबर हो सकती है ये दोस्तों। ऐसे में भारत को अपने आप को और ज्यादा मजबूत बनाने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों, जो कि कर भी रहा है अपना भारत, लेकिन चीन को जवाब देना तो बनता ही है दोस्तों। आपकी जो भी राय हो कमेंट में राय सुझाव जरूर दीजिएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर जम्मू कश्मीर से ज्यादा पंजाब पर फोकस कर रहा है पाकिस्तान। ड्रोन घुसपैठ में बहुत बड़ी इजाफा। जी हां, पाकिस्तान अब भारत के पंजाब राज्य पर ज्यादा फोकस कर रहा है। पाकिस्तान से पंजाब की तरफ आने वाले ड्रोनों की संख्या में इस साल जम्मू सेक्टर की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है दोस्तों। सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के अनुसार इस साल जुलाई तक सीमा पार से उड़ान भरने वाले कुल 107 ड्रोन भारतीय क्षेत्र के अंदर देखे गए, जबकि पिछले पूरे साल 97 ड्रोन देखे गए थे दोस्तों। बीएसएफ ने 2021 में पूरे साल अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी आईबी पर पाकिस्तान की ओर से आने वाले 97 ड्रोन देखे थे। इनमें से 64 पंजाब, 31 जम्मू में और नियंत्रण रेखा यानी एलओसी के पास 2 ड्रोन प्रवेश करते देखे गए थे। 1 जनवरी 2022 से जुलाई तक पाकिस्तान की ओर से 107 ड्रोन देखे गए, जिनमें से 14 जम्मू और पंजाब सेक्टर में 93 ड्रोन आते देखे गए दोस्तों। तो वहीं इस दौरान जम्मू में एलओसी की तरफ एक भी ड्रोन दिखाई नहीं दिया। बीएसएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि इनमें से ज्यादातर ड्रोन पाकिस्तान से आए हैं और इनका इस्तेमाल नशीले पदार्थ, हथियार, विस्फोटक और गोला बारूद पहुंचाने में किया जाता है। उन्होंने कहा कि सीमाओं पर ड्रोन रोधी हथियारों के साथ टीमें तैनात हैं। गश्त करने वाले दल किसी भी संदिग्ध हवाई गतिविधि पर नजर रखते हैं और अक्सर वे इन ड्रोन से गिराए गए नशीले पदार्थों और हथियारों को बरामद करते हैं। वर्ष 2021 में बीएसएफ ने फिरोजपुर सेक्टर में एक ड्रोन को मार गिराया था, जबकि इस साल 7 ड्रोन को मार गिराया गया और भारी मात्रा में नशीले पदार्थ को बरामद किया गया। ऐसे में दोस्तों अगर ये आंकड़े देखें तो सबसे ज्यादा ड्रोन दोस्तों पंजाब शहर और पंजाब क्षेत्र में दोस्तों उड़ाए जा रहे हैं, यानी पाकिस्तान जम्मू कश्मीर से ज्यादा फोकस भारत के पंजाब के इलाके पर कर रहा है दोस्तों। क्या सबसे बड़ा कारण हो सकता है कि पंजाब जैसे क्षेत्र में ड्रोन की घुसपैठी देखी जा रही है दोस्तों, और जम्मू कश्मीर पर कम होता दिखाई दे रहा है ये मामला दोस्तों। क्या लगता है आपको, राय सुझाव जरूर दीजिएगा। और दोस्तों जिन्होंने तक वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा और शेयर कर दीजिएगा
वीडियो को। एक और खबर की बात करें, जहां पाकिस्तान में बाढ़ से मची तबाही पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था ट्वीट। अब शहबाज शरीफ ने दिया ये जवाब। जी हाँ, पाकिस्तान में बाढ़ से जो हालात पैदा हुए हैं उसे देखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दुख जताया था। उन्होंने ट्वीट करके कहा था कि वो पाकिस्तान में बाढ़ से हुई तबाही को देखकर दुखी हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के ट्वीट पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने प्रतिक्रिया दी है। दोस्तों, उन्होंने पीएम मोदी जी का धन्यवाद किया है। शहबाज शरीफ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बाढ़ से हुए मानवीय और भौतिक नुकसान पर शोक व्यक्त करने के लिए धन्यवाद। पाकिस्तान के लोग इंशाअल्लाह इस प्राकृतिक आपदा से निपटेंगे और अपने जीवन का पुनर्निर्माण करेंगे। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने सोमवार को ट्वीट किया था, पाकिस्तान में बाढ़ से हुई तबाही को देखकर दुख हुआ। हम पीड़ितों, घायलों और इस प्राकृतिक आपदा से प्रभावित सभी लोगों के परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हैं और जल्द ही सामान्य स्थिति बहाल होने की उम्मीद करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी जी के इस ट्वीट का जवाब देते हुए दोस्तों शहबाज शरीफ ने ये बातें कही है। इस पर आपकी जो भी राय हो दोस्तों कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। बात करें अगली और बड़ी खबर की, जहां पर रशिया में भारत के सैन्य अभ्यास से परेशान है अमेरिका। इशारों में बहुत कुछ कह दिया। जी हाँ दोस्तों, भारत के रूस में सैन्य अभ्यास से क्या अमेरिका परेशान है, उसके बयान से तो यही संकेत मिलता है। अमेरिका का कहना है कि किसी भी देश का रशिया के साथ सैन्य अभ्यास करना चिंताजनक है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि यूक्रेन के साथ अकारण एवं बर्बर युद्ध छेड़ने वाले रूस के साथ किसी भी अन्य देश का अभ्यास करना उसके लिए चिंताजनक है। आपको बता दें कि सितंबर के पहले सप्ताह में भारत और चीन की सेनाएं रशिया में होने वाले अभ्यास में हिस्सा लेने वाली हैं। व्हाइट हाउस ने रूस में 1 से 7 सितंबर के बीच होने वाले कई देशों के सैन्य अभ्यास वोस्तोक 2022 के बारे में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में ये बात कही। यूक्रेन के खिलाफ युद्ध छेड़ने के बाद से रशिया में होने जा रहा ये पहला बड़े स्तर का अभ्यास है। जी हाँ दोस्तों, व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जीन पियरे ने कहा कि किसी भी देश का रशिया के साथ अभ्यास करना अमेरिका के लिए चिंताजनक है, क्योंकि रशिया ने यूक्रेन के खिलाफ अकारण युद्ध छेड़ा है। लेकिन भाग लेने वाले प्रत्येक देश को खुद निर्णय लेना है और मैं ये फैसला उन पर छोड़ती हूँ। जब पियरे से ये पूछा गया कि क्यों भारत पर कोई दबाव नहीं है, तो उन्होंने कहा कि इस बारे में मेरा कहना यही है कि रशिया ने बेवजह युद्ध छेड़ा हुआ है, इसलिए किसी भी देश का उसके साथ अभ्यास करना चिंताजनक है। पत्रकार ने प्रेस सचिव से प्रश्न किया कि क्या अमेरिका ने इस संबंध में कोई कार्रवाई की या वो किसी प्रकार की योजना बना रहा है, तो उन्होंने कहा मेरे पास इस बारे में बताने लायक कुछ भी नहीं है। यानी कि दोस्तों, अमेरिका ने भले ही यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत से कई बार अपने समर्थन की अपील की थी, लेकिन खुलकर कुछ भी नहीं कहा था। संयुक्त राष्ट्र में रशिया के खिलाफ पारित कई प्रस्तावों से भारत गैर हाजिर रहा था और उसे लेकर अमेरिका का कहना था कि भारत के रूस से पुराने संबंध है। अमेरिका ने कहा था कि हम तब मजबूत नहीं थे और उसके चलते ही भारत के रूस के साथ रिश्ते मजबूत हुए थे। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आपको बता दें दोस्तों कि भारत का रशिया में सैन्य अभ्यास से अमेरिका काफी ज्यादा परेशान है दोस्तों, और भारत को लेकर वो खुलकर अपनी बात और अपना गुस्सा जाहिर नहीं कर पा रहा है दोस्तों। जबकि आप देखें तो अन्य सभी देशों को अमेरिका ने हमेशा डांटने हड़काने की कोशिश किया दोस्तों, लेकिन भारत एकमात्र ऐसा देश है जिससे अमेरिका कुछ भी कहने से डरता है। ऐसे में दोस्तों यही चीजें दिखाता है कि आज अपना भारत कितना ज्यादा मजबूत हो चुका है दोस्तों। आज भारत की स्थिति क्या है। ऐसे में दोस्तों अगर आपको भी गर्व है भारतीय होने पर तो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा और थैंक यू मोदी जी कहना मत भूलिएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर अमेरिकी नेवल ड्रोन को चुरा कर ले जा रही थी ईरानी नौसेना। यूएस नेवी ने युद्ध पोत दौड़ा ऐसे खदेड़ा। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु समझौता टूटने के बाद से तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है दोस्तों। इस बीच मंगलवार को अमेरिकी नौसेना ने ईरान के एक जहाज को फारस की खाड़ी में अपने एक समुद्री ड्रोन पर कब्जा करने से रोक दिया। ईरानी जहाज अमेरिका के इस ड्रोन को चुराने की कोशिश कर रहा था दोस्तों, और इसी बीच अमेरिकी नौसेना ने उसकी इस चाल को भांप लिया और अपने युद्ध पोतों को भेज ईरानी जहाज को खदेड़ दिया। और ये घटना दोस्तों ईरान से सटे फारस की खाड़ी की बताई जा रही है। फारस की खाड़ी दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा आयात रूट की शुरुआत मानी जाती है दोस्तों। इसके एक किनारे पर ईरान तो दूसरे किनारे पर इराक, कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन, कतर और संयुक्त अरब अमीरात जैसे तेल और गैस से भरपूर खाड़ी देश स्थित है। यही कारण है दोस्तों कि अमेरिकी नौसेना का 5वां बेड़ा इस इलाके में हमेशा गश्त करता रहता है। अमेरिकी नौसेना के एक वरिष्ठ कमांडर ने बताया है कि मंगलवार रात को ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने फारस की खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े द्वारा संचालित एक सेल ड्रोन अनमैन्ड सरफेस वेसल पर कब्जे का प्रयास किया। जी हाँ, इस दौरान अमेरिकी नौसेना की एक
नेवल पेट्रोल बोट ने ईरान शिप को पीछा किया, जिसके बाद वे अमेरिकी ड्रोन को छोड़कर भाग गए। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी खबर। बात करें एक और खबर की, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यानी मोदी सरकार बदल रही है। नौसेना का ध्वज आखिर क्यों पड़ी, इसकी जरूरत आपको बता दे दोस्तों। 2 सितंबर को भारतीय नौसेना 2 नया इतिहास रचने जा रही है। पहले तो उसे भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट करियर INS विक्रांत मिलने जा रहा है, और दूसरा उसे एक नया निशान या ध्वज मिलने जा रहा है दोस्तों, जो कि औपनिवेशिक काल की गुलामी की मानसिकता के प्रतीक से छुटकारा दिलाएगा। दोस्तों, आगामी शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारतीय नौसेना के नए निशान को जारी करेंगे। नया निशान कैसा होगा, इसका संकेत प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जारी किए गए बयान से स्पष्ट होता है। दोस्तों, बयान में कहा गया है कि नया निशान औपनिवेशिक अतीत से दूर समृद्ध भारतीय समुद्री विरासत के अनुरूप होगा। जी हाँ, किसी भी देश की नौसेना का एक ध्वज होता है जो नौसेना के युद्ध पोतों, ग्राउंड स्टेशन और उसके हवाई अड्डों सहित सभी नौसैनिक प्रतिष्ठानों के ऊपर फहराया जाता है। जी हाँ दोस्तों, और इसे नौसेना का निशान या ध्वज कहते हैं। ऐसे में दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा नौसेना के ध्वज को बदलने का डिसीजन, दोस्तों क्या आप सही मानते हैं? राय सुझाव लिखकर अवश्य बताइएगा। दोस्तों, चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां भारत और चीन के बीच डिवीजन कमांडर स्तर की वार्ता, LAC पर शांति बनाए रखने पर हुई चर्चा। जी हाँ दोस्तों, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत और चीन की सेना ने एक बार फिर बातचीत की है। बताया जा रहा है कि ये वार्ता डिवीजन कमांडर स्तर पर हुई है। दोस्तों, रक्षा सूत्रों के मुताबिक लद्दाख सेक्टर में वास्तविक रेखा पर शांति बनाए रखने से संबंधित नियमित मामलों पर चर्चा के लिए आज एक भारतीय सेना और चीनी सेना डिवीजन कमांडर स्तर की बैठक हुई है। मामले से जुड़े सूत्रों ने बताया है कि शांति बनाए रखने और सीमा प्रबंधन के मुद्दों पर चर्चा के लिए विभिन्न स्तरों पर नियमित रूप से ऐसी बैठकें आयोजित की जाती हैं। बैठकें ऐसे वक्त हुई है दोस्तों जब दावा किया जा रहा है कि चीनी PLA ने क्षेत्र में अपने सैन्य बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी को और उन्नत करने के लिए LAC के आसपास भारी निर्माण गतिविधियों को जारी रखा है। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले खबर में आज बताया, दोस्तों वार्ता के दौरान भारतीय और चीनी पक्षों ने डिवीजन कमांडरों के नेतृत्व में DBO सेक्टर और अन्य क्षेत्रों में शांति से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की है। जी हाँ दोस्तों, बात करें अगली खबर की, जहां भारत को मिले चिनूक हेलीकॉप्टर पूरी तरह सुरक्षित, अमेरिका में आग की घटनाओं पर बोइंग इंडिया का जवाब। जी हाँ दोस्तों, भारतीय वायुसेना यानी IAF के चिनूक हेलीकॉप्टर हमेशा की तरह काम कर रहे हैं। इससे पहले अमेरिकी सेना ने ईंधन के रिसाव के कारण इंजन में मामूली आग लगने पर हेलीकॉप्टरों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी। घटनाक्रम से परिचित लोगों ने बुधवार को कहा कि अमेरिकी सेना द्वारा चिनूक CH-47 हेलीकॉप्टरों के इस्तेमाल पर रोक लगाए जाने की जानकारी मिलने के बाद IAF मुख्यालय ने बोइंग इंडिया को एक पत्र भेजा है। जी हाँ, बताया जा रहा है कि बोइंग इंडिया ने भारतीय वायुसेना को सूचित किया है कि वायुसेना द्वारा संचालित किए जा रहे चिनूक CH-47FI हेलीकॉप्टर अमेरिकी सेना के बेड़े में आई समस्या से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुए हैं। वायुसेना फिलहाल 15 चिनूक हेलीकॉप्टरों का संचालन कर रही है। मामले से परिचित लोगों में से एक ने कहा कि IAF का चिनूक बेड़ा हमेशा की तरह काम कर रहा है और इस मामले पर भारतीय वायुसेना या बोइंग इंडिया की ओर से कोई टिप्पणी नहीं की गई है। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर 3 दिवसीय यात्रा पर दुबई पहुंचे एस जयशंकर जी अपने समकक्ष के साथ रणनीतिक साझेदारी की करेंगे समीक्षा। जी हां दोस्तों, भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर 3 दिनों की यात्रा पर बुधवार को संयुक्त अरब अमीरात पहुंचे हैं। अपनी इस यात्रा में वो UAE के अपने समकक्ष शेख अब्दुल्ला बिन जायद के साथ बातचीत करेंगे और दोनों देशों के बीच समग्र रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा करेंगे। अबू धाबी में भारतीय दूतावास ने इसकी जानकारी दी है। दूतावास ने बताया है कि दुबई में विदेश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मंत्रालय में सहायक अवर सचिव अब्दुल्ला मोहम्मद अल बलूकी ने राजदूत संजय सुधीर तथा डॉक्टर अमन पुरी के साथ उनका स्वागत किया। जी हां दोस्तों, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी ने अबू धाबी में मंत्री हिज हाइनेश शेख नाहयान बिन मुबारक अल नाहयान से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने सामंजस्यपूर्ण और एकजुट समुदाय के निर्माण के लिए UAE की प्रतिबद्धता की सराहना की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस मौके पर संयुक्त अरब अमीरात में प्रवासी भारतीयों की देखभाल और कल्याण के लिए मंत्री हिज हाइनेश शेख नाहयान बिन मुबारक अल नाहयान को धन्यवाद भी दिया। जी हां दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात करें, जहां पर अवमानना मामले पर इमरान खान के जवाब से जज निराश, कहा उम्मीद थी अपनी गलती स्वीकार करेंगे। जी हां, पाकिस्तान के एक शीर्ष न्यायाधीश ने अवमानना एक मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के लिखित जवाब पर बुधवार को निराशा व्यक्त की और यहां हाल की एक रैली में एक महिला सत्र न्यायाधीश
न्यायाधीश के खिलाफ उनकी विवादास्पद टिप्पणी पर 1 सप्ताह के भीतर दूसरा जवाब दाखिल करने का आदेश दिया। 20 अगस्त को राजधानी इस्लामाबाद में एक रैली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के अध्यक्ष खान ने अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश ज़ेबा चौधरी को चेतावनी भी दी थी कि उन्हें भी गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। जी हां दोस्तों, चौधरी ने इस्लामाबाद पुलिस के अनुरोध पर खान के सहयोगी शाहबाज गिल की हिरासत को मंजूरी दी थी। बुधवार को खान इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष पेश हुए, जहां मुख्य न्यायाधीश अतहर मिनल्लाह के कारण बताओ नोटिस पर उनकी लिखित प्रतिक्रिया पर उनसे पूछताछ की। न्यायाधीश ने जवाब को उनके कद के एक नेता के लिए अपर्याप्त और अशोभनीय करार दिया। जी हां दोस्तों, बात करें अगली खबर की, जहां पर भारत ने कहा यूएनएससी में कि अफगानिस्तान में बढ़ी आईएस की मौजूदगी लश्कर जैश जैसे संगठन क्षेत्रीय शांति के लिए खतरा। जी हां दोस्तों, भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से कहा है कि अफगानिस्तान में ISIL की मौजूदगी काफी बढ़ गई है। भारत ने आगाह किया है कि पाकिस्तान स्थित लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे प्रतिबंधित गुटों के बीच संबंध व अन्य आतंकी संगठनों के भड़काऊ बयान क्षेत्र की शांति और स्थिरता के लिए खतरा है। आपको बता दें, इस महीने सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता चीन कर रहा है। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा है कि जैसा कि हमने सुरक्षा परिषद में बार बार कहा है, एक निकटवर्ती पड़ोसी और लंबे समय से हमारे साझेदार होने से अफगानिस्तानियों के साथ हमारे मजबूत ऐतिहासिक संबंधों के तहत अफगानिस्तान में शांति स्थिरता की वापसी से भारत के सीधे हित जुड़े हुए हैं। रशिया के अनुरोध पर अफगानिस्तान को लेकर बुलाई गई सुरक्षा परिषद की बैठक में कंबोज ने जोर दिया कि आतंकवाद पर 1988 प्रतिबंध समिति की एनालिटिकल सपोर्ट एंड द सैंक्शन मॉनिटरिंग टीम की रिपोर्ट के हालिया निष्कर्ष बताते हैं कि अफगानिस्तान में मौजूदा अधिकारियों को अपनी आतंक रोधी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए और अधिक कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां हरित क्रांति के बाद भारत में गेहूं का 1000% बढ़ा उत्पादन दुनिया में दूसरे नंबर पर। जी हां, पिछले 6 दशकों में भारत के गेहूं के उत्पादन में लगभग 1000% की वृद्धि हुई है। दोस्तों, 1960 की हरित क्रांति के बाद ये रिकॉर्ड उत्पादन है। दोस्तों, भारत गेहूं उत्पादन में दुनिया में दूसरे नंबर पर है। देश का कुल गेहूं उत्पादन 1960 के दशक की शुरुआत में 98.5 लाख टन से बढ़कर 2021-22 में 1068.4 लाख टन हो गया है। केंद्र सरकार ने बुधवार को एक डेटा चार्ट के माध्यम से जानकारी सार्वजनिक की है। दोस्तों, भारत अब इस विश्व स्तर पर गेहूं के कुल उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। 2021-22 में ही भारत ने रिकॉर्ड 70 लाख टन खाद्यान्न का निर्यात किया है। ऐसे में दोस्तों, इस तरक्की के लिए आप सबसे पहला थैंक यू किसको कहना चाहेंगे दोस्तों, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा और वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां पर नेपाल से बड़ी खबर अब खुलकर सामने आया। देवबा सरकार और राष्ट्रपति भंडारी के बीच का टकराव। जी हां, नेपाल में नागरिकता संशोधन बिल पर राष्ट्रपति और सरकार के बीच टकराव की स्थिति बन रही है। दोस्तों, नेपाल की संसद ने यह बिल पारित किया था, जिस पर दस्तखत करने से राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने इनकार कर दिया। उन्होंने बिल पर कई आपत्तियां दर्ज कराते हुए उसे पुनर्विचार के लिए संसद के पास भेज दिया था। बीते हफ्ते नेपाली संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा ने राष्ट्रपति की आपत्तियों को सिरे से ठुकराते हुए बिल को उसके मूल रूप में ही दोबारा पारित कर दिया। उसके बाद ऊपरी सदन में पेश किया गया, जहां उसे पूरी समीक्षा के लिए संसदीय समिति को भेजने का फैसला हुआ। लेकिन संसदीय समिति में सत्ताधारी गठबंधन के बहुमत को देखते हुए आम अनुमान यही है कि बिल के मूल रूप पर ही ऊपर ही सदन में मुहर लगा दी जाएगी। जी हां दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां पाकिस्तान में विनाशकारी बाढ़ से WHO हुआ चिंतित। कहा 64 लाख लोगों को मानवीय मदद की सख्त जरूरत है। जी हां, पाकिस्तान में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ के बाद देश का 1/3 हिस्सा जलमग्न हो गया है। बाढ़ कितनी खतरनाक है इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अब तक 1100 से अधिक लोगों की मौतें हो चुकी हैं। दोस्तों, पाकिस्तान में आई बाढ़ को लेकर बुधवार को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने कहा है कि देश में 64 लाख से अधिक लोगों को मानवीय सहायता की सख्त जरूरत है। पाकिस्तान की सरकार ने बाढ़ को आपातकाल घोषित कर दिया है, जिसमें 66 जिलों को आपदा प्रभावित घोषित किया गया है। बाढ़ में 1100 से अधिक की मौतें हुई हैं, जिसमें 350 बच्चे भी शामिल हैं। अगली खबर की बात करें इसी से जुड़ी, जहां गठबंधन के सहयोगियों से चर्चा करने के बाद करेंगे फैसला। जी हां दोस्तों, भारत से खाद्य वस्तुओं के आयात पर बोले पाकिस्तानी वित्त मंत्री। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान में भारी बारिश के बाद भी और इतनी मौतों के बाद भी दोस्तों पाकिस्तान के तेवर कम होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। जी हां दोस्तों, पहले से ही आर्थिक मंदी की मार झेल रहे पाकिस्तान में बारिश और बाढ़ की वजह से हरी सब्जियों को लेकर संकट पैदा
पता हो गया। और इस बीच बुधवार को पाकिस्तान के वित्त मंत्री मिफ्ता इस्माइल ने दूसरा बयान दिया है दोस्तों, और कहा है कि सरकार अपने गठबंधन सहयोगियों से विचार विमर्श करने के बाद ही भारत से वस्तुओं के आयात के बारे में सोचेगी। यानी कि दोस्तों पहले जब उन्होंने बयान दिया वित्त मंत्री जी ने, तो कहा था कि हम भारत के साथ व्यापार शुरू करेंगे क्योंकि हमारी स्थिति खराब होती जा रही है। लेकिन दोस्तों इनके इस बयान पर इनके ऊपर से दबाव अवश्य आया होगा दोस्तों, जिसके बाद इनके अब बयान बदलते नजर आ रहे हैं और उसमें ठेठी दिखाई दे रही है दोस्तों, हेकड़ी दिखाई दे रही है। इस पर आपकी जो भी राय हो अपनी राय सुझाव जरूर दीजिएगा दोस्तों। लेकिन आपको बता दें पाकिस्तान अभी वो स्थिति अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहा है जैसे कहते हैं कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया दोस्तों, वही स्थिति पाकिस्तान की है। बात कर अगली खबर की, जहां पर अमेरिका से बड़ी खबर, ट्रंप के घर में रूसी, ईरानी और चीनी जासूसों की सेंध, रूसी महिला एजेंट को तलाश रही है FBI। जी हां दोस्तों, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फ्लोरिडा स्थित घर मार इलागो में रशिया, ईरानी और चीनी जासूसों ने सेंधमारी का प्रयास किया। हाल ही में एक यूक्रेन मूल की रूसी महिला एजेंट अमेरिका जांच एजेंसी बोले तो FBI के निशाने पर आई है दोस्तों। उसकी तेजी से तलाश की जा रही है। वो ट्रंप को झांसा देकर उनके बेहद करीब पहुंच गई थी। जी हां, ये पूरा मामला हाल ही में ट्रंप के निवास से गोपनीय दस्तावेज बरामद होने के बाद सामने आया है दोस्तों। आरोप है कि ट्रंप ने राष्ट्रपति पद से विदाई के बाद कई अहम गुप्त दस्तावेज अपने इस बंगले में छिपा कर रख लिए थे। FBI ने हाल ही में छापा मारकर इन्हें बरामद किया था। जांच में पता चला है कि ट्रंप का ये घर जासूसी के निशाने पर था। उन्होंने अमेरिकी सरकार के गुप्त दस्तावेज हासिल किए हैं या नहीं, ये अभी पता नहीं चला है। अगली खबर की बात करें, जहां पर दोस्तों आम आदमी पार्टी नेताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का फैसला वीके सक्सेना पर लगाए थे भ्रष्टाचार के आरोप। जी हां दोस्तों, दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना आम आदमी पार्टी के नेताओं सौरभ भारद्वाज, आतिशी, दुर्गेश पाठक और जैस्मिन शाह सहित अन्य के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का फैसला किया है। दरअसल इन नेताओं ने उपराज्यपाल पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। अब इस मामले में LG हाउस की तरफ से जारी बयान में जानकारी दी गई है कि उन पर ये झूठे आरोप और कानूनी कार्रवाई का फैसला लिया गया है। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ एक और खबर की बात करें, जहां पर बिहार सरकार के पास दोस्तों ना पैसा है ना रोड मैप, लोगों को कैसे नौकरी देगी नीतीश और तेजस्वी सरकार। जी हां, RJD नेता तेजस्वी यादव ने 2020 में 10 लाख लोगों को नौकरी देने का वादा किया था, तो नीतीश कुमार ने उनका मजाक उड़ाया था। जी हां दोस्तों, अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि ना तो बिहार सरकार के पास पैसा है और ना ही रोड मैप है दोस्तों नौकरी देने का, तो आखिर ऐसे में कैसे 10 लाख नौकरी देगी तेजस्वी सरकार? क्या लगता है दोस्तों आपको? अपना राय सुझाव जरूर दीजिएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें, जहां गडकरी के इस फैसले ने जीता करोड़ों लोगों का दिल, कार चलाने वालों की हुई बल्ले बल्ले। जी हां दोस्तों, अपने काम के लिए पहचाने जाने वाले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने पिछले दिनों ऐसा काम किया है कि करोड़ों लोग उनके दीवाने हो गए। यूं तो उनकी फैन फॉलोइंग पहले से काफी है, लेकिन इस बार उन्होंने जो निर्णय लिया है वो दूसरे नेताओं के लिए भी मिसाल बन गया है दोस्तों। दरअसल उन्होंने जुलाई में सोहना हाईवे को बिना उद्घाटन के ही आम जनता के लिए खोल दिया। इस हाईवे से सबसे ज्यादा 4 पहिया वाहन, कार आदि गुजरते हैं। ऐसे में कार चलाने वाले उनके फैसले की जमकर तारीफ कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, साथ ही बड़ी खबर आपको बता दें, हांगकांग को रौंद सुपर 4 में पहुंची टीम इंडिया, पाकिस्तान से जंग लगभग पक्की। जी हां, सूर्य कुमार यादव की तूफानी पारी यानी 26 बॉल पर 68 रन के दम पर भारत ने हांगकांग को हराकर एशिया कप के सुपर 4 में जगह बना ली है दोस्तों। टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 192 का बड़ा स्कोर बनाया था। जवाब में हांगकांग इस टारगेट से काफी दूर रही। भारत ने इस मैच में 40 रनों से जीत दर्ज की। जी हां दोस्तों, ऐसे में आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस दमदार प्रदर्शन के लिए भारतीय टीम को कांग्रेचुलेशन जरूर कह दीजिएगा आप लोग दोस्तों। और इसी बीच ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूं दोस्तों बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।